नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों सिर्फ सेट देख लेना महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण यह है कि सारे क्वेश्चन आंसर को ध्यान में रखना और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, और ये सारी चीज़ें आपकी परीक्षा में काम आए और आप सफल हो जाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यह सेट नंबर 18 है आईएएस रंजीत सर का। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न में से कौन सी चीज़ सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मोहरें। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मोहरों का निर्माण किससे होता था? तो सेलखड़ी नामक पत्थर से मोहरों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन शासकों के शासनकाल में अजंता और एलोरा की गुफा चित्रकला विकसित हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों चालुक्य के शासनकाल में अजंता और एलोरा की गुफा चित्रकला का विकास हुआ था। यहाँ एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अजंता की गुफा या तो एलिफेंटा की गुफा या तो एलोरा की गुफा ये कहाँ है? तो ये तीनों महाराष्ट्र में है, ये याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है राजराज प्रथम ने करवाया था। राजराज चोल शासक था, राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों इससे याद रखना एक चीज़ कि ये जो बृहदेश्वर मंदिर है ये विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऋषभदेव। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जैन धर्म की स्थापना किसने किया था, तो ऋषभदेव ने ही किया था। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थंकर। और 23वें पूछ दे तो 23वें थे पार्श्वनाथ। इसे भी याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिल भाषा के शिल्पादिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर है बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों जिस तरह से महाभारत और भागवत गीता, रामायण जिस तरह से प्रसिद्ध महाकाव्य ग्रंथ है, उसी प्रकार तमिल महाकाव्य है शिल्पादिकारम और मणिमेखलई। इससे एक क्वेश्चन आता है कि शिल्पादिकारम के लेखक कौन है या तो मणिमेखलई के लेखक कौन है, तो इसे भी याद रखना है। तो शिल्पादिकारम का लेखक है इलंगो आदिगल। शिल्पादिकारम के लेखक है इलंगो आदिगल और मणिमेखलई के लेखक है शीतले सतनार। तो इसे याद कैसे रखना है? मणिमेखलई तो शीतलय, मणिमेखलई का है शीतलय। इसका वॉइस देखिए लास्ट में आ रहा है ना, मणिमेखलई, और उसका लेखक भी है शीतलय। तो इसे रिलेट करके याद कर लेना है। मणिमेखलई के लेखक है शीतले सतनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के किस पक्षी बिहार में साइबेरियाई पक्षी प्रवास के लिए आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है कांवर पक्षी बिहार बेगूसराय। कांवर पक्षी बिहार बेगूसराय में साइबेरिया मंगोलिया वहाँ से पक्षी यहाँ एक कांवर पक्षी बिहार में बेगूसराय में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में कुल मृत्यु दर प्रति हजार कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर है 9। इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के आधार पर पूरे भारत की तुलना में बिहार की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर है। तो जैसे इसका ऑप्शन में है भारत के लगभग बराबर, भारत की तुलना में कम, तो ये तो सिंपल है कि बिहार की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि भारत की तुलना में अधिक ही होगा। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत की तुलना में दशकीय वृद्धि बिहार का अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहां का असली नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है मेहरुनिसा। नूरजहां का असली नाम था मेहरुनिसा। और नूरजहां कौन थी? तो जहांगीर की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्वालियर का किला, क्योंकि ग्वालियर का किला का निर्माण राजा मान सिंह तोमर ने करवाया था। और ये आगरा किला, लाहौर किला और इलाहाबाद का किला, ये तीनों किला का निर्माण अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है रोलेक्ट एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इल्बर्ट बिल और 1892 का एक्ट। तो देखते हैं, इसका मिलान सही होगा दोस्तों
रोलेक्ट एक्ट हुआ था आपका। रोलेक्ट एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो ये है, रोलेक्ट एक्ट में क्या हुआ था, बिना ज्यूरी के राजनीतिक मुकदमों पर विचारण की न्यायाधीशों की शक्ति दी गई। मतलब रोलेक्ट एक्ट में क्या था कि बिना कोई मतलब कि सुनवाई के आपको लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा था। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया था। तो एक का 2 हो जाएगा। और बी में क्या है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसमें क्या हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के कार्यों के बीच स्पष्ट विभाजन किया गया। और इल्बर्ट बिल में क्या था, इल्बर्ट बिल का है कि भारतीय मजिस्ट्रेट ब्रिटिश विषयों वाले मुकदमों पर भी निर्णय दे सकते हैं। और 1892 का एक्ट में था कि चुनाव का सिद्धांत अप्रत्यक्ष रूप से कौंसिल एक्ट से व्यवहार में लाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। एक बार आप भी ध्यान से फिर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। और असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता के शिकार हुए? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखना कि साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन मुंबई में आया था 1928 में। उसी का जो विरोध कर रहे थे ना, उसी का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे और पुलिस ने इन पे लाठीचार्ज किया था और बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। तो इसका करेक्ट आंसर है कि रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध किया था। तो यरवदा जेल कहाँ है? पुणे में है, ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा को स्वतंत्रता देने के ब्रिटिश विचार किस कारण बदल गया? आगरा को स्वतंत्रता देने का विचार ब्रिटिश ने किस कारण बदला था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के कारण, ब्रिटेन की सरकार के बदलने के कारण, भारत में राष्ट्रीयता के बढ़ते हुए ज्वार के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें सभी 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अमेरिकी प्रकाशक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे वो कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है लुईस फिशर। इसे याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना जो हुआ वो सिंगापुर में हुआ था 1943 ईस्वी में। इसे याद रखना है। और एक क्वेश्चन आता है ये कि आज़ाद हिंद फौज की जो 1942 में स्थापना हुआ था वो कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। और अगर पूछ लिया जाए कि आज़ाद हिंद फौज का जो ये विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया, तो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कर्मानुसार व्यवस्थित करना है, जैसे कि साइमन कमीशन कब आया था भारत? 1928 में आया था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। और पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। तो क्रम के अनुसार सजाना है तो सबसे पहले हो जाएगा ये 2 नंबर असहयोग आंदोलन 2, फिर हो जाएगा आपका 1, फिर 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 किस में? ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय अंतिम क्षणों में कुछ स्थानीय राज्यों ने भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस संदर्भ में बेमेल कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजकोट। बाकी
जो विरोध कर दिया था, मतलब कि पाकिस्तान या तो भारत किसी में संघ में जाने से इनकार कर दिया था, वो था ट्रावनकोर, हैदराबाद और जूनागढ़। ये तीनों विरोध कर दिया था किसी भी संघ में जाने से। इसका करेक्ट आंसर हो गया राजकोट, यानी कि इसमें से बेमेल कौन है, यानी कि कौन नहीं किया था विरोध, तो ये नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थलों को जोड़ने वाले रेखाओं को दर्शाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बराबर वर्षा वाले जोड़ने वाले रेखा को कहते हैं आइसोहाइट्स, और समान दाब वाले रेखा को कहते हैं आइसोबार, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है क्योंकि? तो इसका करेक्ट आंसर है कि गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। इसका सिंपल क्वेश्चन कहना है दोस्तों कि जैसे झरना ऊपर से गिर रहा है तो ऊपर का जो तापक्रम होगा और सबसे ऊपरी भाग की तुलना में सबसे जो नीचे होगा ना वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो गति से गिरता है तो गति ऊष्मा जो गतिज ऊर्जा है वो नीचे आते थे ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए जो तली में होता है वो तापक्रम ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्यूरोसियो। क्यूरोसियो एक गर्म महासागरीय धारा है, बाकी कैलिफोर्निया, ओयोसियो और केनारी ये ठंडी महासागरीय धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल डमरू मध्य से क्या अभिप्राय है? तो इसका करेक्ट आंसर है दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की एक संकरी पट्टी जल डमरू मध्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में महाद्वीपीय जल सीमा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, क्योंकि दोस्तों लखनऊ ये जो पूर्व में स्थित है ये वहाँ से मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वहाँ से निर्धारित कर रहे हैं, तो लखनऊ पूर्व में है। ये चारों ऑप्शन के अनुसार ये लखनऊ सबसे पूर्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमरावती, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य? तो बिहार ही होगा, इसका करेक्ट आंसर बिहार है, सबसे घनी आबादी वाला राज्य बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंचनजंगा स्थित है? तो कंचनजंगा कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 3 देशों के साथ लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतर है। तो भारत का सबसे पश्चिम और सबसे पूर्व के बीच समय का अंतर कितना है? 2 घंटा है। उसको कैसे निकालते हैं? जैसे कि देशांतरीय विस्तार है अपने भारत का 68 डिग्री 7 मिनट, पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट, तो ये लगभग है ना 30 डिग्री का अंतर है, और 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, तो 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट यानी 2 घंटा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य का नाम क्या है? यानी कौन सा राज्य है जो कि सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। यह 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित है? तो भारत है। ये उत्तर दक्षिण हुआ अक्षांश, और देशांतर में कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा राज्य अपनी सीमा हरियाणा से साझा नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हरियाणा से सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना यूरोप का राष्ट्र पोलैंड है, यानी कि पोलैंड जितना बड़ा है वो महाराष्ट्र है। दोस्तों यहाँ एक चीज़ याद रखना है कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो वो हो जाएगा राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विनिमय दर है जिसमें किसी विदेशी मुद्रा के लिए एक यूनिट को घरेलू मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है? इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाम मात्र। दोस्तों विनिमय दर दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक होता है और एक नाम मात्र होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरसिम्हन समिति संबंधित है, तो नरसिम्हन समिति बैंकिंग से संबंधित है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कर का बोझ समाज के गरीब वर्गों पर पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर कोई लगा दिया, किसी सामान पे आप लगा दिया अप्रत्यक्ष कर, और वो क्या होता है, वसूली आम जनता से होता है, ठीक है। तो इसका अप्रत्यक्ष कर का असर जो है गरीबों पर ज़्यादा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति द्वारा अधिक प्रभावित होता है? तो मुद्रास्फीति में दोस्तों हमेशा याद रखना कि लेनदार जो ऋणी होता है ना वो फायदेमंद में होता है, उसको लाभ होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेनदार को अधिक फायदा होता है। मोबाइल के माध्यम से मुद्रा के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? मोबाइल के माध्यम से जब करेंगे, आप कोई भी एप्लीकेशन चलाते होंगे, कैनरा बैंक का हो या तो SBI का, तो उसमें देखे होंगे अगर ट्रांसफ़र करते होंगे तो IMPS के द्वारा ट्रांसफ़र करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है IMPS। इसका फुल फॉर्म हो जाता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी त्वरित भुगतान सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कार्यवाही संघ के बजट से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है कटौती प्रस्ताव, यानी कि जो संघ बजट के मांग में अगर कुछ कमी करना है तो वो शब्द होता है कटौती प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा प्रस्ताव मांग की राशि कम करके ₹1 करने संबंधी प्रस्ताव को क्या कहेंगे? यानी कि मांग में कटौती करेंगे तो वो कटौती प्रस्ताव कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल मिलाकर पंजाब में देश संसदीय राज्यसभा की सीटें, यानी पंजाब में राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 7। राज्यसभा में पंजाब से 7 सीटें हैं, और लोकसभा की सीटें पूछ दिया तो 13 सीटें हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल मिलाकर सिक्किम में देश संसदीय राज्यसभा की सीटें हैं, तो सिक्किम में राज्यसभा की मात्र 1 सीट है, और लोकसभा का भी पूछेगा तो मात्र 1 सीट है। इसे याद कैसे रखना है कि सिक्किम यानी सिक्का, समझिए सिक्का क्या होता है, ₹1। अधिकतर क्या होता है, सिक्का मतलब ₹1, यानी कि 1। राज्यसभा की भी सीटें 1 है और लोकसभा की सीटें 1 है। जब भी सिक्किम के बारे में पूछेगा तो सिक्का याद रखना है, यानी 1 सिक्का 1, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सीटें 1 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 12। राज्यसभा की 12 सीट है, और लोकसभा के पूछा तो उस लोकसभा का हो जाएगा 28 सीटें हैं। लोकसभा में 28 सीटें हैं कर्नाटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है? यानी कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। देखिए, प्रधानमंत्री ये लोकसभा का सदस्य होता है, वित्त मंत्री भी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है, और रेल मंत्री भी होना जरूरी है, लेकिन ये राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संसद में किस प्रावधान के बदलाव के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? विशेष बहुमत की आवश्यकता तभी होगी जब मूल अधिकार में कुछ परिवर्तन करना होगा, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संचित निधि का संरक्षक है?
तो संचित निधि का संरक्षण कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है संसद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा है लद्दाख, जम्मू कश्मीर का लद्दाख संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष क्या है? तो निकट दृष्टि दोष क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थता। देखिए दोस्तों, जिस तरह शब्द है उस तरह से इसका जो अर्थ है उल्टा है। जैसे निकट दृष्टि दोष, तो हम लोगों को लगता है कि निकट दृष्टि में दोष होगा, लेकिन नहीं, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे समझिए सिंपल में कि निकट दृष्टि दोष बोला तो उसका उल्टा, यानी कि निकट में ही अच्छा उसको दिखता है। दूर दृष्टि दोष बोला तो दूर की वस्तुओं से स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे इसमें है निकट दृष्टि दोष क्या है? तो निकट वाला स्पष्ट दिखाई देगा और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में असमर्थता होगी, यानी कि दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा। अब यहाँ से दो क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण जो कि परीक्षा में पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से ठीक करते हैं, और दूरदृष्टि दोष को किससे ठीक करते हैं? तो उत्तल लेंस से ठीक करते हैं। इसे आपने पहले भी कभी याद किया होगा, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाती है, भूल भी जाते हैं कभी कभी। तो इसे याद कैसे रखना है? देखिए, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए इस पर 4 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे। निकट यानी 3 लेटर आ रहा है इसमें निकट, तो 4 लेटर वाला यानी कि अवतल लेंस चढ़ाएंगे इस पर। ऐसे रिलेट करके याद रखना है। 3 वाले पे 4 वाला चढ़ाएंगे। और दूर दृष्टि पूछा, यानी कि दूर यानी 2 लेटर आ रहा है इसमें, तो 2 लेटर वाले को ठीक करने के लिए 3 लेटर वाला चढ़ाएंगे उत्तल लेंस। फिर से समझिए कि 3 लेटर वाले को ठीक करने के लिए 4 लेटर वाले लेंस चढ़ा देंगे, और 2 लेटर वाले को ठीक करने के लिए 3 लेटर वाले लेंस से ठीक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले रंग की कांच की प्लेट नीले रंग की प्रतीत होती है क्योंकि? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि यह नीले रंग की रोशनी को प्रसारित करती है। दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर पीले रंग की है, पीला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि वो वस्तु है ना, पीले रंग को परावर्तित करती है। यानी कि जैसे नीले रंग के थे, नीले रंग की रोशनी को वो परावर्तित करती है, तो जिस रंग को परावर्तित करती है उसी रंग को दिखाई देता है हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु संरचना के मूलभूत कण है, तो परमाणु संरचना में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीने के पानी में तांबे की अधिकतम अनुमेय सांद्रता डैश मिलीग्राम प्रति लीटर है, तो इसका करेक्ट आंसर है 2.0 प्रति मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। पीने के पानी में तांबे की अधिकतम अनुमेय सांद्रता 2 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में उपस्थित किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल धातु रंगहीन हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड। वायु में उपस्थित किस गैस के कारण? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल धातु रंगहीन हो जाती है। तो इसमें यहाँ 2 क्वेश्चन आएगा। पहला कि पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जिंक का। तो इसे याद कैसे रखना है? तो पिताजी, क्या बोलना है? पिताजी। पिताजी मतलब पीतल, तांबा, जिंक। पीतल, तांबा और जिंक का मिश्रण है। दोस्तों, तांबा और जिंक रहने के कारण ही तांबा क्या करता है? हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए पीतल धातु रंगहीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केकड़ा किस संघ के से संबंध रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कार्डेटा संघ में आता है। केकड़ा कार्डेटा संघ के जीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीनिया, फेसियोला और किस संघ के उदाहरण हैं? टीनिया यानी कि टेपवर्म, फेसियोला यानी लीवर फ्लूक किस संघ के उदाहरण हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है प्लेटेहेल्मिन्थीज।
प्लेटे हेलमिंथिस संघ में ये दोनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम का परजीवी क्या बीमारी फैलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरिया का वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन गर्म खून युक्त प्राणी है? तो इसका करेक्ट आंसर है व्हेल। व्हेल मछली जो स्तनधारी है ये गर्म खून युक्त प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज के निर्माण की घोषणा की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है 21 अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास हुआ? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए, ठीक, इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई, उसमें सबसे प्रभावित जिला कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है पटना। सबसे प्रभावित पटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे। उस समिति के उस समय कौन अध्यक्ष थे? तो इसका करेक्ट आंसर है 64 का करेक्ट आंसर है कि अबुल कलाम आज़ाद थे उसके। इसका ऑप्शन देखते हैं 64, सॉरी, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, उस समय उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका करेक्ट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से आपको एक चीज़ याद आ रहा है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया बिन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत चर्चित है, इसे याद रखना है। इंडिया बिन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसे याद कैसे रखना है? तो इंडिया बिन्स फ्रीडम, फ्रीडम में क्या होता है? आज़ाद, तो इसलिए इसके आंसर में भी आएगा अबुल कलाम आज़ाद, इसे रिलेट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम है, तो फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी मतलब सीमांत गांधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, कब दी गई थी? 1931 में दिया गया था, 23 मार्च 1931 में, इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है उधम सिंह ने। दोस्तों जब आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि अगर क्वेश्चन आ गए ना कि कर्नल बाइली को किसने गोली मारा, तो आप उधम सिंह टिक कर सकते हैं। तो इसलिए दो क्वेश्चन है यहाँ अति महत्वपूर्ण जिसमें कन्फ्यूजन होता है। जनरल डायर को किसने गोली मारी? तो उधम सिंह ने। और एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आ गया आपका कि कर्नल बाइली को किसने गोली मारा? तो इसको मारा था मदन लाल ने, मदन लाल ढींगरा ने। कर्नल वाइली मदन लाल, ऐसे रिलेट कर लेना है ना। कर्नल वाइली मदन लाल, कर्नल वाइली को मदन लाल ढींगरा ने गोली मारा था। और जनरल डायर, ये जनरल डायर वही है जो कि 1919 का जालियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था। तो जनरल डायर को गोली मारा था उधम सिंह, ये दोनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का गठन देश के असफलता के बाद हुआ था। तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था। ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। तो 1923 में हुआ, यानी कि इसका असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, इसके बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएनए की स्थापना हुई। आईएनए मतलब इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ? सिंगापुर में किए थे सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? तो एक चीज़ याद रखना है पहले कि गरम दल के नेता कौन थे, तो उसे याद रखना है लाल बाल पाल। लाल बाल
पाल, इसे याद रखना है। तो लाल से मतलब हो गया क्या, लाला लाजपत राय। बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक। अब पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये गरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये गरम दल के नेता थे। तो इसमें पूछ रहा है कि नरम दल में कौन नहीं था, तो ये तीनों में से अगर कोई होगा तो वो नहीं होगा। तो यहाँ है कौन, बाल गंगाधर तिलक, ये गरम दल के नेता थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी वो जो थे ये नरम दल के नेता हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, आर.सी. दत्त, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ये नरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी प्रकार के पोषक चक्र का एक उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है फास्फोरस। फास्फोरस क्या है कि अवसादी प्रकार के पोषक चक्र का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान जिसे 1973 में शुरू किया गया था, कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है। तो प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो अधिनियम आया था वो उसकी शुरुआत 1973 में हुई थी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव रूपांतरित जीवों का सुरक्षित संचालन और परिवहन किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के माध्यम से किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है फरवरी 1992 में। दोस्तों बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है फरवरी 2002, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है फरवरी 1992। हाथी परियोजना कब प्रारंभ हुई, फरवरी 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर है खाद्य जाल। एक से मतलब अधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलेगा तो खाद्य जाल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वन्य प्राणियों के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स यानी उड़ने वाली लोमड़ी क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है एक चमगादड़, यानी कि चमगादड़ को उड़ने वाली लोमड़ी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबोहर वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है। तो इसका करेक्ट आंसर है पंजाब में। इसे रिलेट करना है यहाँ से, ये देखिए पंजाब में बो, ये बो है ना, यहाँ अबोहर ये बो, ऐसे रिलेट करके याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन का क्या कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्लोबल वार्मिंग, मतलब तापमान में वृद्धि के कारण महासागरों में प्रवाल भित्ति का विरंजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1985 में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन हुआ था 1985 में। एक क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो वो 1986 में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 1986 में, ये याद रखना है। अब पर्यावरण कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन इसलिए ध्यान रखना है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन पूछेगा तो ये 1985 में हुआ तब, यानी कि पहले सृजन हुआ, उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया, ठीक, एक साल बाद, यानी कि 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण को विकास के साथ कब जोड़ा गया। तो इसका करेक्ट आंसर है चौथी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना का काल है 1969 से 1974। सर्वहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता। सर्वहारी द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं, तो सर्वहारी मनुष्य भी होता है, यानी मनुष्य द्वितीय उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में, इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, प्रवाहित होती है पारिस्थितिक तंत्र में। अब पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने दिया, तो एजी टॉन्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झील में सुपोषण किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन और फास्फोरस। झील में सुपोषण नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर है सजीव जीव और भौतिक कारक। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब ये होता है कि पेड़ पौधे और जीवों के बीच पारस्परिक संबंध। और पारिस्थितिकी तंत्र आया यहाँ, तो पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया, तो एजी टॉन्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल एक जीव द्वारा
लिए गए भौतिक स्थान का वर्णन करता है, बल्कि जीवों के समुदाय में इसकी कार्यात्मक भूमिका भी है। तो इसका करेक्ट आंसर है पारिस्थितिकी कर्मता, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक झील में दूसरा पोषण स्तर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है पशु प्लवक। एक झील में दूसरा पोषण क्या है? पशु प्लवक। और पीछे एक क्वेश्चन आया था कि झील में सुपोषण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्वदेशी समुदाय गेलेथिया खाड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य को अपना निवास कहता है? इसका करेक्ट आंसर है नामदफा समुदाय। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जाता है कि गेलेथिया राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, कहाँ है? तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ग्रेट निकोबार में है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि सबसे पूर्व में है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? यानी कि जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 1974 में पारित हुआ था। दोस्तों इस तरह के अधिनियम कई आए लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए एक बार फिर से हम एक बार यहाँ देख लेते हैं, एक बार सब साथ में। जैसे कि वन्य जीव अभयारण्य पूछेगा न, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1972 में। जल प्रदूषण 1974 में। और वन संरक्षण अधिनियम कब आया? वन संरक्षण 1980 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। और एक क्या था पीछे कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब हुआ? तो वो 1985 में हुआ था। मंत्रालय का सृजन हुआ था 1985 में। दोस्तों ये क्वेश्चन जब आएगा आपके एग्जाम में तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए कम से कम दो क्वेश्चन को, मतलब दो इसमें से कम दो को चाट जाइए एकदम। जैसे एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ? तो 1986 में, एक इसको, और एक जल संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1974 में। इसे याद कैसे रखना है? जल यानी कि जल का क्वथनांक सबसे अधिक कितने डिग्री पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो 4 यहाँ से 4 से ये रिलेट करिएगा, ठीक है, कि 4 वाला आंसर टिक करना है। जल वाला आएगा तो कम से कम इतना रिलेट रहेगा, 4 वाला तो कम से कम ये तो नहीं मारेंगे ना आंसर 72 वाला, यानी कि जल का 4 वाला ही टिक करना है, यानी कि 2 ये पूरी तरह से चाट जाइए आप। जल संरक्षण अधिनियम 1974 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अगर 2 याद है तो बाकी ऑप्शन छांट के भी मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन क्रेडिट क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि यह नियत कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में उत्सर्जित कार्बन उत्सर्जन के बीच का अंतर है। तो कार्बन क्रेडिट क्या है? कि यह नियत कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में उत्सर्जित कार्बन उत्सर्जन के बीच का अंतर है। दोस्तों एक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है जो अब पूछा जाएगा कि शून्य कार्बन उत्सर्जित करने वाला पहला देश कौन है? तो भूटान। और करेंट अफेयर में पूछा जाएगा आपसे कि भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य कब है भारत का? तो 2070, ये याद रखना है। दोस्तों ये सेट नंबर 18 समाप्त होता है। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि बिहार में कितने प्रमंडल है? तो इसका करेक्ट आंसर है 9। और आज का क्वेश्चन है कि बिहार में कितने अनुमंडल है? तो इसका आंसर आप कमेंट में लिखिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।